Good morning, students. Myself Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, बूंदी। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की वीडियो सीरीज़ में आपके लिए अब यहाँ डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए। हमने इससे प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन होती है, कंट्रोलर होती है। कंट्रोलर के साथ उसको असिस्ट करने के लिए आपके होते हैं डेप्यूटी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर। इनका जो भी फंक्शनिंग होती है, कंट्रोलर जो है वो अपने फंक्शंस जो है वो डिस्चार्ज करने के लिए या उनको जो है डायरेक्शन के लिए देता है, और डेप्यूटी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन लोगों की जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे होती है, और इनकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो सारी आपकी इनके स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इशू करती है। जब इनका अपॉइंटमेंट होता है तो हमेशा गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे इनका अपॉइंटमेंट होता है। और इसका जो हेड ऑफिस है, जैसे कि हमने बताया कि जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे वहाँ पे उसका एस्टैब्लिश किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल वो न्यू दिल्ली में है। फिर हमने बताया था इनकी क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंसेस। क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रूल 2000 में रूल नंबर 3 में दिए गए हैं इनके, कि आपकी इनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं। तो जनरली क्या है इनकी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें 20 कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका सीनियर मैनेजमेंट एज इन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में होना चाहिए, 5 साल का कम से कम। अगर उनके पास मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग की, साइंस की या टेक्नोलॉजी की, तो 18 साल का एक्सपीरियंस टोटल होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और यदि किसी की डॉक्टरेट है इंजीनियरिंग में या साइंस में, तो उनका 15 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता है क्वालिफ़िकेशन में, जिसमें से कि 5 साल आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। और यदि किसी की एडिशनल MBA है और इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री है या साइंस की बैचलर डिग्री है, तो 18 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 5 साल का आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इनका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है, और उनका रीअपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो 65 ईयर्स से ज़्यादा ना हो। यदि 65 ईयर्स से ऊपर होता है तो वो उसमें रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, या फिर उनके टेन्योर के बीच में ही अगर 65 कंप्लीट हो जाता है तो भी उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। बाकी पेज और अलाउंसेस और जो भी इनकी रिमनरेशंस होती हैं वो सारी आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। फिर आप बात करते हैं इनकी कि ये जो है इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है इनका वो है कि ये आपके डिजिटल सिग्नेचर्स की रिपोजिटरी कहलाते हैं। रिपोजिटरी का मतलब है कि ये इनके पास इसके अधिकार हैं, रिपोजिट इसके सुरक्षित हैं, इनके पास आपकी जो है डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो सुरक्षित हैं, और ये उनके लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए। अब इसमें जो है आपके उनका क्या असेस होता है कंट्रोलर का, कि वो आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो भी प्रोसीजर है उसको सिक्योर करें कि कोई किसी भी तरीके से उसका मिसयूज़ ना हो, और ये भी देखें कि जो भी स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉलो किए हैं वो आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसको जो है ये रिपोजिटरी मतलब कि एक तरीके से आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपकी डिजिटल सिग्नेचर्स को, और जो भी आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए इंश्योर करते हैं। इसीलिए ये लोग जो है पब्लिक की का और आपके प्राइवेट की का जो है फॉर्मेटिंग सेट किया हुआ है। तो ये जो है आपकी मान लीजिए कि भी आपका कोई जो है कंप्यूटराइज डेटाबेस है और वो पब्लिक की से है, तो आपका उसका की पेयरिंग का जो फॉर्मेटिंग है उसको जनरेट करना और उसको सिस्टम पे सेट करना, तो ये भी जो है ये सारे सिस्टम को रेगुलेट करने का
एक जो है वो कंट्रोलर की पावर्स होती हैं। आपके लिए जो लाइसेंस इशू होता है डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, वो भी जो है कंट्रोलर की अथॉरिटी होती है कि आपको एक पर्टिकुलर वैलिड पीरियड के लिए आपको ये जो लाइसेंस है डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाता है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि हम आईपीआर के लिए राइट्स के लिए पढ़ते हैं, तो ये ट्रांसफरेबल नहीं है, हेरिटेबल नहीं है। जिस भी व्यक्ति को ये डिजिटल सिग्नेचर्स, अगर आपके किसी कंपनी के लिए अगर डिजिटल सिग्नेचर्स उन्होंने लिए हुए हैं, तो क्या होगा कि वो फ्रेश कोई व्यक्ति अगर उसमें अथॉरिटी बनता है, तो आप जो है उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं या उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। वो नए सिरे से ही आपको इशू कराना होगा। तो ये ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, हेरिटेबल नहीं होते हैं, एलिनेट नहीं होते हैं ये। और इनकी जो भी कंटेम्प्रेरी लॉज में जो भी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना होता है। क्योंकि जो है फ्रीक्वेंटली कई बार होता है कि ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें टर्म्स एंड कंडीशंस में भी चेंजेस आते जाते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है आपकी इनको डिजिटल सिग्नेचर को सर्टिफाई कराने की, तो उसमें आपकी जैसे कि बेसिक क्वालिफ़िकेशन उस पर्सन की, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनेगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसके बाद वो उसकी एक्सपर्टी, उसकी स्ट्रीम क्या है, कितने लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके फाइनल रिसोर्सेज क्या हैं, और उसकी कंपनी का या कोई भी जो है उसमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या है। यदि वो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, तो उसमें जो है उसकी एजेंसी है क्या, जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है। क्योंकि ये जो है डिजिटल सिग्नेचर्स, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी, क्योंकि उनके पास भी, गवर्नमेंट के पास भी डेटा होता है, तो उन अथॉरिटीज़ के पास भी ये जो है डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो सर्टिफाई होकर उनको इशू होते हैं। और उसके अलावा अगर वो प्राइवेट किसी फर्म में हैं, तो उसके क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो सारे इसमें जो है, कंपनी है या फर्म है, तो उनके भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कितना उनका सेटअप है या टर्नओवर है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी डिटेल्स जो हैं इसमें जाती हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकते हैं, कंपनी को भी, किसी फर्म को भी, डिपेंड्स ऑन दी देयर वर्क कल्चर और उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग उनको सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स सर्टिफाई करती है। उसके बाद जो है आपकी लाइसेंस को इशू करने की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि आपको लाइसेंस के लिए पहले डिजिटल सिग्नेचर के लाइसेंस के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी होती है, जिसमें कि आपकी आइडेंटिफिकेशन आपकी बेसिक जो है वो एप्लीकेशन में जाती है। उसके साथ आपकी 25,000 कम से कम जो है इसकी फ़ीस होती है, और जो भी और प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब उसके साथ अटैच होते हैं। जिसके भी रूल्स आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो रूल्स हैं 2000 रूल्स, उसके एग्जीक्यूशन के, उसमें रूल नंबर 10 में ये सारी आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसका फॉर्मेट क्या है, वो सारा फॉर्म एप्लीकेशन आपकी उसमें दी गई हैं। इसके बाद जो है आपका उसका आपका सर्टिफिकेट यदि इशू हो जाता है, तो उसके रिन्यूअल के लिए भी आपको क्या करना है, क्योंकि एक प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए आपको ये असाइन होता है, और फिर आपको उसके ख़त्म होने से पहले, उसका जो ड्यूरेशन है उसको ख़त्म होने से पहले, आपको 1 महीने पहले आपको एक फ़्रेश एप्लीकेशन जो है रिन्यूअल की लगानी होगी, जिसमें कि आपको 5,000 फर्स्ट टाइम होता है तो 25,000 कम से कम चार्जेस होते हैं, और उसका रिन्यूअल होता है तो 5,000 जो है वो फ़ीस होती है, जो कि आपको एक्सपायरी डेट के 45 डेज़, 1 मंथ जो है हमने बताया था 45 डेज़ हैं, 45 डेज़ से पहले पहले आपको वो एप्लीकेशन लगानी होती है आपके एक्सपायरी से पहले। फिर इसका जो है आपको कई बार होता है कि जब ये प्रोसेस चल रहा है आपका लाइसेंस का रिन्यूअल का या आपको इशू करने का, कभी उसको जो है इनके पास कंट्रोल के पास पावर है कि वो ग्रांट करे और रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्टिंग कंडीशंस पे कर सकता है यदि आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं प्रोवाइड की है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, और यदि किसी केस में आपने
फ़ीस जो है प्रॉपरली जो है वो सही उससे मोड से नहीं पे की है या फ़ीस नहीं पे की है, तो किसी भी लेक्यूना के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट करने की पावर कंट्रोलर की होती है। और यदि उसमें कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश होती है एप्लीकेशन में, तो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इसको एप्लीकेशन को अमेंड करके ही उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है आपकी, जिससे कि वो रिजेक्ट ना हो और आपको उसमें मॉडिफिकेशन अगर उसकी ज़रूरत होती है तो एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशन के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और उसके बावजूद भी अगर एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है तो कंट्रोलर उसको जो है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं उस टाइम के लिए, अमेंडमेंट के लिए रीजनल अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कि जिसमें कि आपको एक रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा जिससे कि आप उसमें कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो उसको आप कर सकें। आपके लाइसेंस को सस्पेंड करने की, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड करने की पावर्स जो हैं वो भी कंट्रोलर के पास होती हैं। यदि कोई आप गलत इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं या फिर आप उसको जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, और यदि जो भी स्टैंडर्ड्स उन्होंने मेंटेन करने के लिए आपको डायरेक्शंस दी हैं, जैसे कि किस तरीके से यूज़ करना है और क्या उनके जो है टेक्नोलॉजी एक्ट के उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं किस उस पे यूज़ करना है, अगर उसके कंट्राडिक्टरी कुछ भी अगर करते हैं आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, वायलेट होता है या मिसयूज़ होता है, तो भी आपके जो लाइसेंस है उसको इन कंडीशंस पे आपका सस्पेंड कर दिया जा सकता है। इसीलिए हम इसको रिपॉजिटरी बोलते हैं कि इनको इशू करने की, सिक्योर करने की, इशू करने की और आपको रिजेक्ट करने की जो है वो पावर्स कंट्रोलर के पास होती हैं। फिर यदि अगर आपका जो है सस्पेंड करने से पहले भी इसमें आपको एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिससे कि आप क्लैरिफाई कर सकें कि ऐसा क्यों किया है, रीज़न जो है उसमें। और इसके लिए अगर वो सस्पेंड हो जाता, आपका जो है ये लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया गया है, तो उसके लिए इंक्वायरी जो है कंट्रोलर के बिहाफ पे एक इंक्वायरी होती है जिसमें कि आपको ये बताना है कि आपने जो ये जो भी आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ था या जो डिजिटल सिग्नेचर की जो अथॉरिटी आपके पास थी उसका गलत तरीके से यूज़ हुआ है या आपने नहीं किया है उसका प्रॉपर यूज़ या मिसयूज़ किया है, तो उसके लिए एक इंक्वायरी जो है वो भी कंट्रोलर के द्वारा जो है वो की जा सकती है। सस्पेंशन जो है आपका कंप्लीशन होने के बाद, सॉरी, अगर आपका सस्पेंशन जो है वो पेंडिंग है तो इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ही उसका रिवोकेशन या जो भी है वो डिसाइड किया जाएगा। पहले इंक्वायरी होगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बिहाफ पे, उसके बाद फिर आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देके उसके बाद आपके जो है सर्टिफिकेट का रिवोकेशन या सस्पेंशन होगा। लेकिन उससे पहले जैसे हमने बताया कि आपको इंक्वायरी है तो इंक्वायरी के से पहले आपको एक नोटिस भी दिया जाएगा जिसमें कि आपको अपनी क्लैरिफिकेशन देनी है, और जो भी आपका स्टेटस रहता है, यदि वो आपका सस्पेंड किया गया है या रिवोक किया गया है, आपको वो आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है कि जो भी स्टेटस है आपका कि वो रिवोकेशन है, आपको नोटिस इशू किया है, सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन आपके पास सारा अवेलेबल होता है कि किसी भी मोमेंट पे आप अपने एप्लीकेशन का या जो भी आपके रिवोकेशन चल रहा है या सस्पेंशन चल रहा है वो सारा स्टेटस जो है वो आप उस पर अपडेट किया जाता है वेबसाइट्स पे। तो आप वेबसाइट पे अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं जिससे कि ये नहीं हो कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं की गई है। इसके अलावा का जो कंट्रोलर होता है उसके पास पावर्स डेलीगेट करने के, प्रत्यायोजित करने के भी अधिकार होते हैं। तो वो पावर्स किसको डेलीगेट होती हैं? डेप्यूटी कंट्रोलर को और असिस्टेंट कंट्रोलर को जो है पावर्स डेलीगेट होती हैं। यहाँ पे पावर डेलीगेशन का सेक्शन आपका सेक्शन 19 से लेके और 29 तक है। इसमें क्या है कि आपको जैसे कि कोई फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जैसे कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि फ़ॉरेन में रिसाइड कर रहा है और यहाँ से उसको सर्टिफाइंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाई कराने हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं कि उसको जो है एक जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद ही वो अपने डिजिटल सिग्नेचर्स यहाँ से जो है सर्टिफाई करा सकता है। तो उसको रिकग्नाइज़ करने की पावर्स, जैसे कि कंट्रोलर हमने कहा रिपोजिटरी होता है तो वो अपनी
जितनी भी पावर्स उससे रिलेटेड होती हैं रिपोजिटरी से, उनको एग्जीक्यूट करने की पावर्स, लाइसेंस ग्रांट करने की, इशू करने की या रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन को, वो सारी पावर्स जो हैं वो भी डेप्यूटी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर के पास होती हैं। ये डेलीगेटेड पावर्स होती हैं एक्चुअल में डेप्यूटी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर की खुद की पावर्स नहीं हैं कि कंट्रोलर के द्वारा पावर्स डेलीगेट की जाती हैं, और अगर सस्पेंड करना है, रिवोक करना है जो भी लाइसेंस का, वो उसके अलावा आपकी इन्वेस्टिगेशन की पावर्स हमने बताई हैं कि यदि मिसयूज़ होता है या प्रॉपर यूज़ नहीं होता है तो भी उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर्स जो है वो डेप्यूटी कंट्रोलर या असिस्टेंट कंट्रोलर परफॉर्म कर सकता है। और यदि इन्वेस्टिगेशन होता है तो आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या जो भी सिस्टम है उसको असेस करने की, उसको सीज करने की, सर्च करने की पावर्स जो हैं वो भी आपके डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर के पास होती हैं। फिर है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में जो है आपके कंट्रोलर के बिहाफ पे जो अथॉरिटीज़ अपॉइंट की जाती हैं, ये आपके इन्वेस्टिगेट करती हैं अगर आपका कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंट्रावेंशन होता है। और कई बार ये जो पावर्स हैं ये इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा भी परफॉर्म की जाती हैं अगर आपके कोई टैक्स से रिलेटेड या कोई ऐसी जो है उनके डिजिटल सिग्नेचर जनरली होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट में आप जो है हर कोई व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करता है अपने, तो उसमें जो है उन केसेस में वो डिपार्टमेंट के पास भी अथॉरिटी होती है कि अगर आईटीआर की वेबसाइट पे अगर कुछ भी जो है मिसयूज़ होता है डिजिटल सिग्नेचर्स का, तो आपका इनकम टैक्स जो अथॉरिटी होती है वो भी आपको अप्रोच जो आपके सिस्टम को या हार्डवेयर को अप्रोच करके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये है आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है अगर आपके उसका जो है आपके डिजिटल सिग्नेचर्स का मिसयूज़ होता है। और इसकी जो पावर्स होती हैं कंट्रोलर की, दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी सिविल कोड। जैसे कि सिविल कोड में आपकी कुछ भी जो है इंस्पेक्शन करने का या फिर जो है आपको समनिंग का, आपके प्रेजेंट को एनफोर्स करने का कि भी आप वहाँ पे प्रोड्यूस हों, है ना। फिर आपको कंपेल करने का, कोई भी डॉक्यूमेंट है उनको प्रोड्यूस कराने के लिए कंपेल करने का, या कोई भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन या नोटिस कुछ भी इशू किया जाता है, या आपके सिस्टम को या जो है आपके सॉफ्टवेयर को इनको सर्च करने का, उनको सीज करने का, या उससे रिलेटेड जो भी बिल्डिंग है या जो भी जहाँ पे भी लॉकर हैं, बॉक्स हैं या आपके ऑफिसेज हैं, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट में मनी है, एवरीथिंग कैन बी सीज्ड। तो इनके पास अथॉरिटी होती है कि उससे रिलेटेड जहाँ पे भी आपके डिजिटल सिग्नेचर्स या आपके जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर मिसयूज़ होता है, तो उस जो जिस चीज़ से भी वो रिलेटेड है, आपके ऑफिस में है, आपके सिस्टम में है, तो वो सब चीज़ें सीज करने की पावर्स जो है वो कंट्रोलर की होती हैं, और जो कि डेलीगेट की जाती हैं आपके उससे रिलेटेड कोई भी आपके बुक्स और अकाउंट्स जो भी होते हैं, जितने भी फाइल्स वगैरह होती हैं, वो भी सब जो है आपकी सीज कर दी जाती हैं। उसके अलावा आपको आपकी ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो लेने के लिए कई बार होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ रिलेटेड जो है उससे इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, तो जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो भी उनकी अथॉरिटी है उनकी या किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, जो भी विटनेसेस रहेंगे या जो भी उसका पार्ट एंड पार्सल उसका रोल होते हैं, तो उन लोगों की भी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ट्रस्टी है, कोई गार्जियन है या कोई अथॉरिटी है, कोई ऑफिसर है उसका जो उनको डील करता है, उन सब की इन्फॉर्मेशन लेने का भी अधिकार जो है वो सॉरी इन अथॉरिटीज़ का होता है। फिर यदि कोई ऐसी जो है अगर कहीं पे कोई कंप्लेंट होती है कि हो सकता है उनको सस्पेक्टेड है, दे आर नॉट कंफर्म, तो उसमें भी जो है वो सर्वे करने के भी उनको या उनको सर्च करने की भी पावर्स जो हैं वो कंट्रोलर की, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की होती हैं। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है किसी के बारे में, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताया हमने, या उसके अलावा उनके जहाँ पे जो ऑफिस रन हो रहा है उस बिल्डिंग का, प्लेस का, जुरिडिक्शन का, वो सारा जो है प्रिंसिपल प्लेस, तो वो सारी जो है प्रॉपर्टी के अंडर में उनके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है कई बार ये क्योंकि हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है डिटेल्स देनी होती हैं, तो उसमें भी ये लोग जो है इसमें विज़िट करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर्स होती हैं, इंस्पेक्ट करने की पावर्स होती हैं कंपनी को, इंक्वायर करने की होती हैं उनकी, जो जो भी प्रोसीडिंग है उसका
जो भी जुरिसडिक्शन है उसको अप्रोच करने की पावर्स होती हैं, आपके कंप्यूटर को डाटा को उसको जो है एसेस करने की पावर्स होती हैं, उसको अप्रोच करने की। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पर्सनल डाटा है, क्योंकि ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सारे डाटाज को वो चेक करें या आपके जो भी सिस्टम है उसको चेक करें। तो ये सारे जो हैं प्रोसेसेस फॉलो करते हुए उनकी क्या है कि उनका ये होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं उसका किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल ना हो और आप उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लाइंस करते हैं। तो कई बार जो है आपके मान लीजिए कि यदि आप उसको खुद से भी, अगर ये भी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास, या जो है ऑप्शन होती है कि यदि लाइसेंस को खुद से ही वो जो है सरेंडर करना चाहते हैं तो उन कंडीशंस में आपको जो है आपको टाइम दिया जाता है सरेंडर करने के लिए। अगर उसका रिवोकेशन या सस्पेंशन या फिर सरेंडर करने का है तो आपको 6 मंथ्स का जो है आपको सॉरी यदि जो है आपका फेलियर होता है उसको सरेंडर करने का तो आप जो है, क्योंकि आपका सस्पेंशन और रिवोकेशन हुआ है तो उसमें लाइसेंस सरेंडर करने का आपका जो है टाइम दिया जाता है। लेकिन यदि आप अप्रोप्रिएट टाइम में उसको नहीं कराते हैं तो 6 मंथ्स की पनिशमेंट भी है यहाँ पे और उसके अलावा 10,000 का फ़ाइन भी है। तो ये जो होते हैं ये आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इसकी जो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आपकी पावर्स तो उनके कोर्ट्स की जो होती हैं वो सिविल पावर्स होती हैं जो है कि पेनल्टी वगैरह से भी रिजॉल्व हो जाती हैं। और कई बार जो है इसकी पावर्स आपकी जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी आती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी इम्प्रिजमेंट, जिन प्रोविजंस में इम्प्रिजमेंट होती है तो वो आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है तो उसमें क्या है कि पार्शियली आपकी जो प्रोविजंस हैं वो सिविल कोर्ट में जो है प्रोसीड होती हैं और पार्शियली आपकी क्रिमिनल कोर्ट में होती हैं। जहाँ पे पेनल्टीज़ इम्पोज हो रही हैं तो मॉनेटरी पेनल्टीज़ हैं तो वो किस में जाता है, आपका सिविल कोर्ट में जाता है। और जहाँ पे आपकी इम्प्रिजमेंट होती है या है ना और फाइन इम्पोज होता है तो वो आपकी जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाती हैं। और आपको ये सारी जो इनकी डिटेल्स हैं इनका डिस्क्लोजर करना है। डिस्क्लोजर आप पब्लिक की का आपका जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको डिजिटल सिग्नेचर्स को, साइन को, सर्टिफिकेट को जो भी यूज़ कर रही है उनके जो भी उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो सारी जो है डिस्क्लोजर करना। ऐसा नहीं है कि आप किसी को या रेगुलेटिंग अथॉरिटी को वो डिस्क्लोज़ ना करें कि ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर जो है वो भी ज़रूरी होता है, जिससे कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी के पास कोई भी उनके पास ट्रांसपेरेंसी रहे आपके डेटा की, तो वो सिक्योर रहता है। वो भी डेटा आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आप उनको दे रहे हैं रेगुलेटिंग अथॉरिटी को, वो उनको सिक्योर रहता है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल हैं आपके। यदि आपकी कोई और भी आपके डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करता है या मिसयूज़ होता है तो आपके एक सेफ़ पॉइंट पे, जैसे कि बैंक में आपकी सारी जो है वो आपकी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती हैं, आपके सारे जो अकाउंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स होती हैं, तो वो उनका वो अथॉरिटी है, प्रॉपर अथॉरिटी है, रेगुलेट करते हैं आपके अकाउंट्स को। इसी तरीके से आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं या जो भी सिस्टम पे आपके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सिक्योर करने की आपकी जो अथॉरिटी होती है वो कंट्रोलर की और इनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी की होती है टेक्नोलॉजी की। तो उससे रिलेटेड आपकी जो भी डिजिटल जो भी इंफॉर्मेशन है या आपने डिजिटल सिग्नेचर जिसके लिए भी जिस भी ऑफिशियल पर्पस के लिए भी आपने जो इशू कराए हैं उसकी भी सारी प्रॉपर फेयर डिटेल्स आप उस डिपार्टमेंट में देंगे, जिससे कि आप उसका प्रॉपर यूज़ कर सकें। और कहीं पे भी कोई डिस्क्रिपेंसी अगर होती है डाटा प्रोवाइड कराने में तो भी आप उसको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए भी लायबल होंगे। तो इस तरीके से जो है कंट्रोलर एक व्यक्ति है जो आपकी सारे जो भी आपका डिजिटल सिग्नेचर जिस भी डॉक्यूमेंट्स के लिए और जिस भी सिस्टम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा, डिजिटल डाटा जो है वो सिक्योर रह सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल मीट विद सम न्यू concepts in the next class. Thank you.